परिणाम स्वरूप मजबूरी में इंग्लैंड को भारत का शासन छोड़ना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड की संसद में एक एक्ट पास हुआ जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इस एक्ट का उल्लेख करना अति आवश्यक है, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ही हम आगे समझ सकते हैं। इसमें एक्ट में कुछ विशेष बातें थीं, जैसे भारत में यह एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू होगा और इसी दिन से भारत स्वतंत्र कहलाएगा। नंबर 2 थी वाइसराय का पद जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा। नंबर 3 था गवर्नर जनरल का पद जो है वो बने रहने दिया जाएगा जब तक भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता। तो ये व्यवस्था करने का कारण क्या था? इस व्यवस्था के करने का कारण ये था कि अचानक यदि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया जाता व्यवस्थाओं के क्षेत्र में तो अव्यवस्था फैल जाती। इसलिए अंग्रेजों के जो शासन प्रमुख जो थे उनको बने रहने का यहाँ पर कार्य सौंपा गया। और ये जो गवर्नर जनरल थे वो भारत सरकार की सलाह पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज जो थे वो नियुक्त करते। तो इसी आधार पर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक भारत में जो गवर्नर जनरल हुए वो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। आप देखो, देश स्वतंत्र हुआ फिर भी भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। चौथी बात इसमें ये आती है कि भारत 2 डोमिनियन में बांटा जाएगा। डोमिनियन का मतलब ये है कि एक इंडिया अर्थात भारत और दूसरा पाकिस्तान। अब इसमें ये था कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन ब्रिटिश डोमिनियन कहलाया। आप ध्यान देना, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ लेकिन ब्रिटिश डोमिनियन कहलाया। अर्थात इसका मतलब ये था कि इंग्लैंड का राजा अभी भी हमारे ऊपर था लेकिन वो नाम मात्र का था। अगली बात इसमें ये आती है कि 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है वो अधिनियम अभी लागू होगा 1947 के बाद, और कब तक चलेगा? जब भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता। तो इस प्रकार से इसकी एक विशेषता और ये थी इस अधिनियम की, 1935 के अधिनियम की, कि 395 जो आर्टिकल थे उनमें से लगभग 200 आर्टिकलों को जैसे का तैसा शामिल कर लिया गया। भारतीय संविधान में ये बहुत बड़ी विशेषता थी। फिर अगली बात इसमें ये आती है कि संविधान सभा इंग्लैंड के सम्राट से बिना पूछे भी संविधान में जो चाहे जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकती है। फिर इसमें अंतिम एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि संविधान सभा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी समाप्त कर सकती है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो भारत सरकार अधिनियम जो था 1947 का, ये बड़ा महत्वपूर्ण था भारतीय संविधान के निर्माण के लिए। तो संविधान की निर्माण की यात्रा शुरू होती है। जैसे आपको विदित है कि ये जो संविधान का निर्माण था एक संविधान सभा के द्वारा बनाया जाना था। जो 1946 में कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो कैबिनेट मिशन भारत आया तो उसने एक व्यवस्था की भारत के संविधान की। तो संविधान सभा इस आधार पर निर्मित होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो संविधान का जो वास्तव में निर्माण हुआ वो देश की स्वतंत्रता के पश्चात हुआ। जब 1946 में जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन उसके पश्चात 300 सदस्यों ने इस कार्य को जिम्मेदारी से निभाया। फिर यदि हम देखें संविधान का जो निर्माण का चरण था 3 स्टेप में हुआ। पहला स्टेप जो था प्रारूप समिति प्रारूप जो कमेटी थी उसका निर्माण हुआ और संविधान का जो दस्तावेज था एक स्ट्रक्चर उसको बनाने का जिम्मा सौंपा गया। और इसमें मुख्य रूप से जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब ये जो कमेटी थी, कमेटी किस तरह की थी आप ये ध्यान से समझना। इसमें जो सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल थे,
भीमराव अंबेडकर थे। अब भीमराव अंबेडकर जो थे उनके सलाह के लिए 2 वकील नियुक्त किए गए। नंबर 1 के.एम. मुंशी थे और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अब ये जो 6 सदस्य थे, इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारी सलाह दे रहे थे। वो जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनमें महत्वपूर्ण थे बी.एन. राव और एस.एन. मुखर्जी। तो मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो बी.एन. राव जो थे इतने प्रकांड विद्वान थे इस क्षेत्र के कि जब म्यांमार का संविधान बनाया जा रहा था तो म्यांमार के संविधान को बनाने के लिए इनको वहाँ पर बुलाया गया था। मतलब इतने प्रकांड विद्वान थे, विदेशों में भी इनकी ख्याति थी। तो म्यांमार के संविधान के निर्माण के लिए इनको बुलाया गया था, बी.एन. राव को। अब संविधान जो है इस तरीके से 6 महीने की अवधि में ये बनता है और फरवरी 1948 में इसका ढांचा तैयार हो जाता है। नंबर 1 स्टेप। फिर नंबर 2 स्टेप होता है कि ये जो ढांचा बनाया जाता है संविधान का, पूरे समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, रेडियो पर प्रकाशित किया जाता है और ये कहा जाता है कि आप इसको, पूरी भारत की जनता को कहा जाता है कि आप इसे पढ़ो, समझो और आपको लगे कि कुछ इसमें जोड़ना है तो आप सलाह दो पत्र के माध्यम से, कुछ हटाना है तो आप सलाह दो पत्र के माध्यम से। तो इस तरीके से ये जनता से सलाह ली जाती है और ये कार्य 17 अक्टूबर 1949 को पूरा हो जाता है, जनता की जो सलाह थी। उसके पश्चात तीसरा स्टेप जो होता है वो 26 नवंबर 1949 का होता है। संविधान का निर्माण कार्य पूरा होता है और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप देखो कि तीन घटनाएं होती हैं या 3 सन होते हैं जो आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली होता क्या है कि बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, वहाँ मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है कि जो स्वतंत्रता दिवस है वो जनरली 15 अगस्त 1947 को मनाई जाती है मालूम, लेकिन संविधान दिवस जो है 26 जनवरी 1949 को मनाया जाता है। लेकिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। तो ये जो समय है, मान लो संविधान दिवस है उसको ही गणतंत्र दिवस बोल देते हैं, क्योंकि गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में उल्लेख कर दिया जाता है। तो यहाँ थोड़ी मिस्टेक होती है। तो इस प्रकार से हम आज जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यहाँ मना रहे हैं। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम जो प्रातःकालीन प्रार्थना सभा थी उसमें प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को भी कुछ समय हमने बोला था। तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, और कहाँ अंत में समाप्त होती है। एक लाइन में उसका उल्लेख करना चाहूँगा, हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब ये हम भारत के जो लोग हैं वो इसे स्वीकार कर रहे हैं हृदय से और संविधान जैसा कह रहा है हम उसका पालन करेंगे। तो इस प्रकार से इस दिन से हमारा जो देश था वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सामने आया और इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान सभी नागरिकों को अधिकार देता है सर्वांगीण विकास के लिए। इसके बदले सभी नागरिकों को कर्तव्य देता है देश के सर्वांगीण विकास के लिए। अतः हमारी जिम्मेदारी क्या होती है, कर्तव्य के साथ, अधिकारों के साथ कर्तव्य का भी पालन किया जाए और इस प्रकार से हम अपने देश को विकसित कर सकते हैं, हम स्वयं को विकसित कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ नारा दूंगा, आप मेरे साथ दोहराना, क्योंकि नारे बड़े उत्साहवर्धक होते हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा, जब आप परेड कर रहे थे तो मुझे, आप जो परेड कर रहे थे तो उसे देख के मुझे अपने स्कूल पर गर्व हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं, जो दिल्ली में जो कार्यक्रम होते हैं उससे कम नहीं हमारे बच्चे। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हो, आपकी मेहनत साफ दिखाई देती है। मैं इसी शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर।
धन्यवाद सर, आपने हमें संविधान के इतिहास के बारे में अवगत कराया।